कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। कोरोना काल में दर्द का दंश झेल चुके मरुधरा के लिए खुशखबरी है। नए साल में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जनवरी की शुरुआत में लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू करने वाला है। कोटा जिला प्रशासन ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2021 में प्रदेश को बड़ा गिफ्ट, जनवरी में मिलेगी कोविड वैक्सीन। कोटा में कोविड वैक्सीन देने की तैयारी पूरी। स्वास्थ्य भवन कोटा में हलचल बढ़ गई है। न्यू ईयर में लोगों को कोविड वैक्सीन देने की तैयारी जारी है। वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्करों और अपने मैन पावर की ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दे दी है और वैक्सीनेशन से पहले प्रशासन ने टास्क फोर्स के साथ मीटिंग भी कर ली है। कोविड-19 वैक्सीन की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। हमारी सेशन साइट्स भी डेवलप हो चुकी हैं। हमारी मैन पावर को ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा चुका है। प्रशासन के साथ टास्क फोर्स की मीटिंग हो चुकी है। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिनका डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने पहले चरण में 15,000 हेल्थ वर्कर्स का डेटा चिन्हित किया है और उसे अपडेट करने का काम जारी है। फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगाने का कार्य है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा। उसमें उनका डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। लगभग अभी तक 15,000 लोगों का डाटा चिन्हित हो चुका है और आगे भी इसको अपडेट किया जा रहा है। फर्स्ट फेज का डोज हेल्थ वर्कर्स को देने के बाद तत्काल सेकेंड फेज की शुरुआत होगी, जिसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वॉरियर्स में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, निगम कर्मचारी और आरएसी के अलावा अन्य प्रशासनिक विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सेकेंड फेज में फ्रंट वॉरियर्स जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, निगम, आरएसी एवं अन्य प्रशासनिक मेंबर्स जो कि कोविड को संभालने में लगे हुए हैं, उनका सबका वैक्सीनेशन होगा। वहीं थर्ड फेज के तहत 50 वर्ष की उम्र वाले और फोर्थ फेज में 50 वर्ष से कम उम्र वालों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान में रखने के लिए विशेष स्टोरेज बनाए गए हैं। वैक्सीन को पूरे जिले के 100 से अधिक कोल्ड स्टोरेज में रखने की तैयारी कर ली गई है। थर्ड फेज में 50 ईयर्स अबव एंड कोमॉर्बिड लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। फोर्थ फेज में बिलो 50 पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे मरुधरा के कोटा जिले के लिए वैक्सीनेशन राहत भरी खबर लेकर आया है। वहीं जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित है और उसे समय से सभी लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। अर्जुन अरविंद, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक महाराजा की अंतिम यात्रा, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, या यूं कहें शव यात्रा में जैसे पूरा का पूरा शहर सड़कों पर आ गया हो। जी हाँ, ये जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल महाराजा बृजराज सिंह की अंतिम यात्रा है, जिसमें शामिल लोगों की संख्या का अनुमान आप इस विजुअल्स को देखकर लगा सकते हैं। आप जिस तरफ देखेंगे सिर्फ भीड़ का सैलाब दिखाई देगा। महाराजा बृजराज सिंह का निधन सोमवार को दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। वो 52 साल के थे। जैसलमेर में शोक की लहर फैल गई, बाजार बंद हो गए, राज परिवार का ध्वज झुका दिया गया।
अब जरा बृजराज सिंह के बारे में भी जान लीजिए। बृजराज सिंह का जन्म 31 नवंबर 1968 को जैसलमेर में हुआ। उनकी शादी 28 जनवरी 1993 को नेपाल के महाराजा सहदेव शमशेर जंग बहादुर की पुत्री राजेश्वरी देवी के साथ हुई। 52 वर्षीय पूर्व महारावल के परिवार में पत्नी राजेश्वरी देवी और 2 पुत्र कुंवर चैतन्य राज सिंह भाटी और जन्मेजय राज सिंह भाटी हैं। सत्ता के लिए आज सियासतदान दल बदल करने से भी कोई परहेज नहीं करता, लिहाजा कुछ ऐसा ही हुआ अजमेर के पंचायती राज चुनाव में पलाड़ा दंपति के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। पलाड़ा ने बदला पाला, बदल गए समीकरण। जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी को लगा झटका। पलाड़ा दंपति बीजेपी से निष्कासित। पंचायती राज चुनाव में पलाड़ा दंपति ने भी कुछ ऐसा ही सियासी खेल खेला है, जिससे अजमेर के स्थानीय सियासी समीकरण ही बदल गए। जिला प्रमुख का टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के भंवर सिंह पलाड़ा और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा बागी हो गए, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। वोट दिए थे, इसी को लेकर के आम जनता में एक भावना थी कि अजमेर की जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा बननी चाहिए। सभी जिला परिषद सदस्यों की भी भावना थी। उनको जोर जबरदस्ती से वहाँ देवीशंकर जी भूतड़ा उनको दबाव डाला। फिर भी उनके पास 8 आदमी गए, केवल मात्र 8 आदमी गए, उनके साथ थे, उनमें से भी हमारे को वोट दे दिए। और उन्होंने जो भूतड़ा जी ने पार्टी से गलत निर्णय करवाया, पार्टी को गलत फीड किया। इस वजह से आज जो हमारी यहाँ पार्टी की, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 30 साल से जुड़ा हूँ कि मैं अलग होना नहीं चाहता था। लेकिन जिला परिषद के चुनाव तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मामला तब बदल गया जब जिला प्रमुख की सीट सामान्य के लिए आरक्षित हो गई और दावेदारों की फहरिस्त लंबी हो गई, जिसमें पूर्व विधायक और जिला प्रमुख रह चुकी सुशील कंवर पलाड़ा का नाम भी सबसे ऊपर था। जिला परिषद चुनाव के नतीजे में बीजेपी को 32 में से 23 सीटें मिली थी। ऐसे में सुशील कंवर ने जिला प्रमुख का सपना देख लिया था, लेकिन उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बस फिर क्या था, पति भंवर सिंह पलाड़ा ने बीजेपी से बगावत कर पत्नी सुशील कंवर को निर्दलीय मैदान में उतार दिया और कांग्रेस से समर्थन लेकर चुनाव जीत गए। हिंदुत्व की छवि थी, आज भी मेरी हिंदुत्व की छवि है। कभी मैं जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ तो उससे मुझे कोई उससे हटा तो नहीं सकता। मुझे गर्व है उसमें कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, तो इस बात का मुझे गर्व है। और मैं कहीं भी रहूँगा, चाहे मैं बीजेपी में रहूँ, चाहे कांग्रेस में रहूँ, चाहे मैं नई पार्टी बनाऊँ, कल को मैं नई भी पार्टी बना सकता हूँ। जो जिला प्रमुख है वो कांग्रेस समर्थन से बने हैं, ये बात वो भी मानते हैं। और मैं मान के चलता हूँ तो देर सवेर तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे निश्चित रूप से। अभी जब पीसीसी बन जाती है, डीसीसी बन जाती है, तो उसके बाद सिस्टम जब गति पकड़ेगा, मेरा विश्वास है कि पलाड़ा जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इस सियासी दांवपेच में कांग्रेस हार कर भी जीती हुई नजर आ रही है। इस सियासी घटना के बाद बीजेपी ने तो पलाड़ा दंपति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जिस तरह से पलाड़ा दंपति ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जोरदार स्वागत किया है, उसने अजमेर की नई राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी। जो हिंदुत्व की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के अंदर पलाड़ा दंपत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये देखना होगा कि जो पलाड़ा दंपत्ति हैं, क्या वो कांग्रेस के सहयोग से आगे जिला प्रमुख का पद चला पाएंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में वापस जाएंगे। राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो लेकिन जब कोई विधानसभा के चुनाव आते हैं या लोकसभा के चुनाव आते हैं या और कोई चुनाव आते हैं, तो उन वैसे बागी नेताओं को वापस शामिल कर लिया जाता है। अजमेर के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी नगर निगम के चुनाव अजमेर में होने हैं, तो उसमें भी पलाड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि पलाड़ा का पुराना इतिहास भी रहा है, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। पुष्कर के लिए बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ चुके हैं और फिर बाद में पार्टी में वापस भी आ चुके हैं। भंवर सिंह पलाड़ा हमेशा से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति करते आए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। किसान आंदोलन की आड़ में मोबाइल टावरों पर हो रहे हमले पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये हमले पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में हुए,
जिससे मोबाइल टावरों का नुकसान हुआ है। इसका असर इंटरनेट और मोबाइल फोन पर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय पर भी इस हमले का असर हुआ है। मोबाइल टावर पर हो रहे हमले देश की अर्थव्यवस्था पर हमले से कम नहीं, क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर कामकाज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से ही चल रहा है। वहीं मोबाइल टावर पर तोड़फोड़ की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो अलग अलग शहरों से हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद, पंजाब के जालंधर और मोगा से आई हैं। ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वॉयलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटना। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। में कानून का राज है या नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है, वहाँ मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है, लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि एक बड़ी उपलब्धि के साथ साल का अंत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने सफलतापूर्वक नए डिजाइन के विस्टाडोम पर्यटक कोच का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल परीक्षण किया है। तो इस बुलेटिन में